एक शख्स ने जो है अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच दी और बेचने के बाद उसे लगा कि मुझे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो बेचा हूं वो है एग्रीकल्चर लैंड। तो वो था टेंशन फ्री। बट हुआ कुछ ऐसा 6 महीने के बाद कि उसे आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस, और नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि आपने जो लैंड बेची है उसके ऊपर आपका इतना टैक्स बनता है और आपको इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो वो शख्स आ गया टेंशन में कि अब क्या करे। वो गया सीधा अपना कंसल्टेंट के पास, अपना जो सीए है उसके पास, और जब सीए के पास जाने के बाद उसने बताया ये सारा का सारा सिनेरियो, तो जो सीए ने उसे बात कही वो सुनकर वो दंग रह गया। तो कौन सी वो बात थी जो उसे जानकर दंग रहना पड़ा, वो बात हम जानेंगे आज की वीडियो में, और उस दंग वाली बात से कैसे बचा जा सके। तो देखिए, आप सबको बता दूं कि जब कभी भी आप कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो वो एग्रीकल्चर लैंड पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आपको अगर इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट अपडेट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानना है या देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हूं कि जब कभी भी आप कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो तो पहले आपको देखना होगा कि वो लैंड कौन सी है, रूरल है या एग्रीकल्चर। तो जब उस सीए ने उसको ये बात बताई जिससे वो दंग रह गया, वो बात ये थी कि उसकी जो लैंड थी ना वो थी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में रूरल कब होती है और अर्बन कब होती है। देखिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसे कहते हैं कि ऐसी लैंड जो ऐसी जगह पर है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं है। सेकंड, एग्रीकल्चर लैंड आपकी वहां है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर तो 1 लाख तक है, और वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी और जो कॉरपोरेशन है या जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी जो हद होती है, जो उसकी लिमिट होती है, वहाँ से 2 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए, तब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाएगी। थर्ड, आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन है 1 लाख से लेकर तो 10 लाख, और वहाँ की जो कैंटोनमेंट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है उससे 6 किलोमीटर की बाहर की जो लैंड होगी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी। और फोर्थ, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और वहाँ का जो हद है म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का उससे 8 किलोमीटर से बाहर आपकी अगर लैंड है तो वो होगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो आपको बता दूँ, इसके अलावा जो भी लैंड्स होगी वो होगी पूरी की पूरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो फ्रेंड्स देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है इनकम टैक्स कहता है कि वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है। तो अगर वो कैपिटल एसेट नहीं होती है तो उसमें जो भी गेन होगा वो गेन टैक्स फ्री होगा, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो भी आपको इनकम होती है बेचने के ऊपर, उस पर 0 टैक्स लगेगा। तो वो जो दंग होने वाली बात थी वो ये थी कि जो उस बंदे की लैंड थी वो थी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और उसके ऊपर उसे देना पड़ रहा था 12.5% तक का टैक्स या 20% तक का भी टैक्स। उसके सीए ने जो है उसे जब ये बताया तो वो इसलिए दंग रह गया था। अब आती है बात इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर जो है हमें टैक्स कैसे बचाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे टैक्स बचाने के इनकम टैक्स ने 3 प्रोविजंस दिए हैं जिसका यूज करके आप जो है टैक्स बचा सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 54B का। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको फुलफिल करनी होगी, तभी जो है आप ये टैक्स बचा सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्या है कंडीशन कि आपकी जो लैंड होगी वो 2 साल तक एटलीस्ट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, आपने करनी चाहिए या आपके कोई फैमिली मेंबर ने उसे करनी चाहिए, तभी वो जो है एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाएगी। तो उसको जो है अगर आप बेचते हो और उस पर जो प्रॉफिट होता है उसे टैक्स से बचाने के लिए आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में, मतलब जिस दिन आपने बेचा उस दिन से 2 साल के अंदर न्यू एग्रीकल्चर लैंड आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब अगर आपकी ड्यू डेट हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न की और उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो जो पैसा है उसके लिए एक गवर्नमेंट का जो एक अकाउंट होता है जो नोटिफाइड बैंक्स के अंदर ही आप खोल सकते हो, उसमें वो पैसे को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको जो है उस नोटिफाइड बैंक के अंदर आपको डिपॉजिट करना होगा जब तक आप वो नया इन्वेस्टमेंट ना कर ले तब तक, यानी कि 2 साल की लिमिट दी गई है। तो आपको वो पैसा जो है 2 साल के अंदर इन्वेस्ट करना होगा न्यू एग्रीकल्चर लैंड में। अगर आप नहीं करते हो तो 2 साल के बाद जो वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा उसके ऊपर जो है आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उतने का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने अगर 30 लाख का प्रॉफिट कमाया, आपने लैंड खरीदी 25 लाख की, तो आपको 5 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा।
आपने 30 लाख कमाया, आपने 35 लाख रुपए की लैंड में इन्वेस्ट किया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट है वो आपने कम हुआ है आपको आपके लैंड परचेस करने की वैल्यू से। ये था सेक्शन 54B। नेक्स्ट है सेक्शन 54EC। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने तो अभी एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, फिर से क्यों इस लैंड को परचेस करना है। तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है सेक्शन 54EC का, जहां पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहां से एक फिक्स्ड अमाउंट की इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट होगी। कौन सा है वो ऑप्शन, चलिए देखते हैं। देखिए, आपको जो है सेक्शन 54EC के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना होता है, कैपिटल बॉन्ड कहते हैं जिसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनके बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करके जो है BA पैसा बचा सकते हो, अपना टैक्स बचा सकते हो। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो जिस दिन आपने लैंड बेची है एग्रीकल्चर, उससे 6 महीने के अंदर करनी होगी। नेक्स्ट, आपको 5 साल तक का जो है ये पैसा इन्वेस्ट वहां पर रखना पड़ेगा, मतलब आप 5 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि आप सिर्फ 50 लाख का ही इन्वेस्टमेंट एक साल में कर सकते हो। ये था सेक्शन 54EC। अब हम देखेंगे सेक्शन 54F। यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है आपको इन्वेस्ट करने का। आपको बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो उसके लिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेक्शन 54F का, जहां पर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी पैसा बचा सकते हो। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उससे जो अमाउंट मिला है आपको वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, तभी जो है आप पूरा का पूरा जो है टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी बेची है 1 करोड़ की, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 50 लाख रुपीस का, तो अगर आप 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करोगे न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तभी जाके आपको जो है 50 लाख रुपीस तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उससे कम करोगे तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसका भी जो है आपको प्रोपोर्शनेटली ही बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 80 लाख रुपीस, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो भी सिर्फ 40 लाख रुपीस तक के प्रॉफिट पर ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, जहां पर आपको लिमिट है, आप 1 साल पहले फ्रॉम द डेट ऑफ सेल या 2 साल बाद तक आप न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो खरीदने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको अगर खरीदना नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, तो आप फ्रॉम द डेट ऑफ सेल 3 साल के अंदर जो है उस न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन करके आप टैक्स बचा सकते हो। दूसरी यहाँ पर एक कंडीशन और ये होगी कि आपने जो ये प्रॉपर्टी का पैसा इन्वेस्ट करना है 2 साल 3 साल के अंदर, तो उसके पहले आपको ये पैसे को जो है बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट एक जो अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें डिपॉजिट करके रखना होगा। ये अकाउंट सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड बैंक में ही खुलता है, जैसे गवर्नमेंट बैंक, SBI, सेंट्रल बैंक बोलो या बैंक ऑफ इंडिया। इसी बैंक के अंदर जो है आप ये अकाउंट खोल सकते हो, और आपको ये पैसा जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक वहीं रखना पड़ेगा। उससे पहले आप उसे यूटिलाइज कोई और पर्पज के लिए नहीं कर सकते हो। और आपने इस पीरियड तक भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट के ऊपर भी आपको उस साल में टैक्स देना पड़ेगा, 2 साल या 3 साल के बाद में। तो फ्रेंड, अगर आपको एक लाइन में मैं समराइज बता दूं, तो अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो उससे आप सेक्शन 54B के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करके न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप एग्रीकल्चर लैंड बेच के सेक्शन 54EC के जरिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और थर्ड जो है ऑप्शन सेक्शन 54F, जहां पर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन के जरिए जो है आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर होने वाले प्रॉफिट पे कैसे टैक्स बचाया जाए उसके ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है या कुछ और क्लियरिफिकेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।